अजय और विजय दोनों भाइयों का परिवार इकट्ठा रहता था। दोनों अपने पिता के अचार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अजय की पत्नी जया अपनी देवरानी मोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जया और मोहिनी दोनों अचार बना रहे होते हैं। जया मोहिनी से अचार का मसाला तैयार करवाती थी। हम्म, खुद को बड़ी तेज समझती है, इसीलिए तो मैं मेहनत वाले काम इससे करवाती हूँ। मोहिनी, तू अचार का मसाला कूट दे, मैं अचार में धूप लगा दूंगी। ठीक है भाभी। पड़ोस में रहने वाली सुमन उनके घर आती है। उस समय मोहिनी अचार का मसाला तैयार कर रही होती है। अच्छा, तो आज राज खुल ही गया। कौन सा राज सुमन भाभी? यही कि तुम्हारे घर का अचार इतनी स्वादिष्ट इसलिए होता है क्योंकि अचार का मसाला मोहिनी तैयार करती है। सुमन भाभी, ऐसी बात नहीं है। अचार में कितना तेल और मसाला डालना है ये तो जया भाभी बताती हैं। अगर अचार में सही अनुपात में तेल और मसाला ना पड़े तो अचार का स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन मसाला कूटने में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत मसाला मिलाने में कहाँ। अच्छा ला, मुझे जरा लाल मिर्च का भरवा अचार दे दे। मोहिनी सुमन को लाल मिर्च का भरवा अचार दे देती है। इसकी खुशबू से ही बच्चे खाने की तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ये ले तेरे पैसे। सुमन मोहिनी की ओर पैसे बढ़ाती है जिसे जया झट से अपने हाथों में ले लेती है। सुमन के चले जाने के बाद, मोहिनी, मसाला जरा बारीक कूटना, पिछली बार मसाला मोटा रह गया था। ठीक है भाभी। दरअसल गांव के लोग अक्सर मोहिनी की तारीफ किया करते। जया मोहिनी की तारीफ से जल भुन जाती है। जिसे देखो वही इसकी तारीफ करता है। अरे, इसकी शादी से पहले मैं अचार बनाया करती थी, लेकिन कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। मोहिनी अचार का मसाला कूट कर तैयार कर देती है। ये लो भाभी, मसाला तैयार हो गया है। ठीक है, अब तू जाकर खाना बना ले। दोनों भाई दुकान से आते ही होंगे। ठीक है भाभी। मोहिनी सबके लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अजय और विजय दुकान से घर आते हैं। मोहिनी दोनों के लिए खाना लगाती है। अरे, तूने इन्हें खाने में लाल मिर्च का अचार तो दिया ही नहीं। भाभी, लाल मिर्च का अचार तो खत्म हो गया। आखिरी अचार सुमन भाभी मांग कर ले गई। अब अगली अचार बनने के बाद ही खाई जाएगी। हाँ, तुझे तो पूरे गांव वालों को खुश रखना है। गांव के लोगों को अचार पहले मिलना चाहिए, भले ही घर वालों को ना मिले। ऐसी बात नहीं है भाभी। मोहिनी से झगड़ा करने के बाद भी जया को संतुष्टि नहीं मिलती है। उसके मन में एक खतरनाक प्लान चल रहा होता है। इसे तो मैं बताऊं। अगली बार मोहिनी जब अचार का मसाला तैयार करती है तो जया लाल मिर्च के अचार में खतरनाक जड़ी बूटी मिला देती है, जिसे खाते ही खाने वाले के पेट में दर्द होने लगता। लाल मिर्च का अचार तैयार हो जाता है। जया, लाल मिर्च का अचार तैयार हो गया क्या? दुकान पर लाल मिर्च के अचार की बड़ी डिमांड आ रही है। अचार तैयार हो गया है, मैं अभी लाल मिर्च के सारे अचार आपको देती हूँ। जया शीशे के एक जार में लाल मिर्च का अचार भरकर अजय को देती है। अजय और विजय अचार लेकर दुकान पर चले जाते हैं। जया मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा जब लाल मिर्च का अचार खाकर ग्राहक शिकायत लेकर आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। अजय और विजय अपनी दुकान पर अचार बेचते हैं। लाल मिर्च का अचार हाथों हाथ बिक जाता है। भैया, बस 2 दिन में लाल मिर्च के सारे अचार बिक गए। विजय, इस तरह से हमारी अचार बिकती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम गांव से शहर तक अपना अचार बेचेंगे। दोनों भाई बिजनेस के बढ़ने की खुशी जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब एक एक करके सारे ग्राहक जिन्होंने लाल मिर्च का अचार खरीदा था वे अजय और विजय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकान पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम दोनों भाइयों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोग क्यों हमारी दुकान तोड़ रहे हैं? आखिर बात क्या है? तुम्हारे लाल मिर्च का अचार खाने के कारण मेरा पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है। लाल मिर्च का अचार खाते ही सबके पेट में भयानक दर्द होने लगा। हमें सबको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मेरे तो घर मेहमान आए थे, मैंने उन्हें खाने में लाल मिर्च का अचार खाने के लिए दिया था। उसे खाते ही वो उल्टियां करने लगे। तुम्हारी वजह से हम लोगों के परिवार की जान खतरे में है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अजय और विजय सभी ग्राहकों से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने अपने अचार में ऐसा कुछ नहीं मिलाया था। सभी नाराज ग्राहक दोनों भाइयों को बंधक बना लेते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अचार खाने से सबकी तबीयत खराब हुई है। तुम लोग हमें इलाज का खर्चा दो तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे।
हम तैयार हैं। हम आप लोगों को इलाज का खर्चा देंगे, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। अजय और विजय ग्राहकों को इलाज का खर्चा देते हैं, जिसके बाद ग्राहक उन्हें छोड़ देते हैं। दोनों भाई घर आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बताते हैं। ये सब मोहिनी की वजह से हुआ है। लेकिन इसमें मोहिनी की क्या गलती है? अचार का मसाला तो मोहिनी तैयार करती है, उसी ने मसाले में कुछ मिलाया होगा। भाभी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ भाभी, भला मोहिनी ऐसा क्यों करेगी? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की बात झूठ नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा है कि अचार खाने से सबकी तबीयत खराब हुई है, और अचार का मसाला मोहिनी ही तैयार करती है। जया अजय को भड़काती है। सारे नुकसान की जिम्मेदार मोहिनी ही है। मोहिनी के चलते हम क्यों नुकसान उठाएं? आप अपना और विजय का बंटवारा कर दीजिए, हम दोनों अलग हो जाएंगे। तब अचार का मसाला मैं तैयार करूंगी और हम अपना अचार बेचेंगे। बंटवारा? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। बंटवारा होने के बाद हम दोनों अपने अपने अचार के जिम्मेदार होंगे। कोई किसी के साथ कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकेगा। अजय जया की बात मानकर बंटवारा कर देता है। अब घर और दुकान दोनों के दो हिस्से हो जाते हैं। जया अपनी दुकान के लिए खुद अचार तैयार करती है और मोहिनी अपनी दुकान के लिए। लेकिन उस हादसे के बाद दोनों भाइयों की दुकान पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। दोनों भाइयों का बिजनेस लगभग ठप हो जाता है। मोहिनी, कोई भी ग्राहक हमारा अचार खरीदने नहीं आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही सड़क पर आ जाएंगे। मैंने तो अपनी तरफ से लाल मिर्च का सबसे बढ़िया अचार बनाया है। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपना अचार लेकर साइकिल पर बेचने निकल जाओ। जब लोगों को घर बैठे अचार मिलेगा तो लोग जरूर खरीदेंगे। तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, मैं साइकिल पर अचार बेचने जाता हूँ। विजय साइकिल पर लाल मिर्च के अचार लेकर उन्हें बेचने निकल जाता है। सारा दिन वो गलियों में घूम घूम कर लाल मिर्च के अचार बेचता है, लेकिन कोई भी उससे अचार नहीं खरीदता है। तुम तो वही हो ना जिसके लाल मिर्च के अचार खाकर हम सब बीमार पड़ गए थे। हाँ भैया, लेकिन इस बार मेरी पत्नी ने बहुत ध्यान से अचार बनाया है। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ना ना भैया, हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा अचार कोई नहीं खरीदेगा। विजय निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? साइकिल पर अचार लेकर पूरे दिन गांव में घूमता रहा, लेकिन किसी ने लाल मिर्च का अचार नहीं खरीदा। गांव वाले अब हमारा अचार खाने से डर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो भूखों मर जाएंगे। हमारे पास जो जमा पैसे थे उनसे मैंने लाल मिर्च का अचार बना दिया था। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मोहिनी। इधर अजय का भी यही हाल होता है। उसकी दुकान पर अचार खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आता है। दोनों भाई पाई पाई को मोहताज होने लगते हैं। अब तो हमारे पास अचार बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम अचार बनाने की बात करती हो, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि घर के लिए आटा और चावल ला सकूं। जया को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं उस दिन अचार में खतरनाक जड़ी बूटी मिलाती, ना आज हम दाने दाने को तरसते। एक दिन विजय साइकिल पर लाल मिर्च के अचार लेकर उन्हें बेचने निकलता है। उसे रास्ते में एक बौना मिलता है। वो विजय से कहता है, अरे भाई, तुम्हारे मटके में क्या है? मेरे मटके में लाल मिर्च का अचार है। अरे वाह, लाल मिर्च का अचार। मुझे थोड़ा सा लाल मिर्च का अचार दोगे? मुझे बड़ी भूख लगी है। मेरे पास सूखी रोटी है। अगर तुम मुझे लाल मिर्च का अचार दोगे तो मैं रोटी के साथ खा लूंगा, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। आप गांव के पहले इंसान हो जो मुझसे लाल मिर्च का अचार मांग रहे हो, वरना तो कोई मेरे अचार नहीं खरीदता है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? विजय उसे पिछली सारी घटना के बारे में बताता है। तो ये बात है। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही मैं तुम्हारे दिए हुए लाल मिर्च के अचार खाऊंगा, तुम्हारे सारे अचार जादुई हो जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी लाल मिर्च के जितने अचार बनाएगी वो सब जादुई हो जाएंगे, जिसे खाकर बीमार पड़ना तो दूर, बीमार लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? हाँ, आप जल्दी से मुझे लाल मिर्च के अचार दे दो। विजय उस बौने को मटकी में से लाल मिर्च के अचार निकाल कर देता है। बौना एक पेड़ के नीचे बैठकर अचार के साथ रोटी खाता है। अब मेरा पेट भर गया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बौना वहां से चला जाता है। विजय मन ही मन सोचता है, बीमार लोग स्वस्थ तो तब होंगे ना जब कोई मुझसे अचार खरीदेगा। यहाँ तो लोग मुझे देखते ही अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। विजय को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि गांव में कोई उससे अचार खरीदेगा,
लेकिन तभी एक महिला उसे आवाज लगाती है। विजय भैया, बोलो बहन जी। मुझे अपने लाल मिर्च के अचार दे दो। मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है, खाना ही नहीं खा रहा है। शायद तुम्हारी लाल मिर्च के अचार का स्वाद पाकर ये खाना खा ले। विजय को बहुत आश्चर्य होता है कि सोनी ने खुद उसे रोककर उससे अचार मांगा था, वरना लोग तो उसे देखते ही मुंह सिकोड़ लेते थे। विजय अपनी मटकी से लाल मिर्च का अचार निकालकर उसे अचार देता है। ये लीजिए बहन जी। सोनी लाल मिर्च के अचार के साथ बिट्टू को खाना देती है। लाल मिर्च का अचार देखकर बिट्टू खुद खाना खाने लगता है। खाना खाते ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बिट्टू का बुखार उतर गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। विजय भैया, आपके अचार में कोई जादू है क्या? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। सोनी बहन, ये तो आपका भरोसा और विश्वास है जो शायद मेरे अचार में जादू बनकर समा गया है। सोनी खुश होकर विजय को 1,000 रुपए देती है। ये तो बहुत ज्यादा है। अचार तो केवल 100 रुपए के थे। बिट्टू को ठीक करने के लिए मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन जो काम दवाइयां ना कर सकी वो तुम्हारी लाल मिर्च के अचार ने कर दिखाया। इसीलिए ये पैसे तुम रख लो। विजय खुशी खुशी पैसे रख लेता है और अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में गांव में ये बात जंगल के आग की तरह फैल जाती है कि विजय के लाल मिर्च के अचार जादुई हैं। पूरा गांव विजय से उसके लाल मिर्च के अचार खरीदने के लिए उमड़ पड़ता है। 1 घंटे के अंदर सारे अचार बिक गए। मोहिनी सुनेगी तो बहुत खुश होगी। विजय घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर महिलाओं की भीड़ लगी है। मेरे घर के बाहर आखिर इतनी भीड़ क्यों है? वो घर के अंदर जाता है। मैंने सुना है कि हमारे लाल मिर्च के अचार में जादू है। गांव की महिलाएं मुझसे लाल मिर्च का अचार लेने आई हैं। विजय मोहिनी को उस बौने की कही हुई सारी बात बताता है। तो ये बात है, फिर तो मैं ढेर सारा लाल मिर्च के अचार बनाऊंगी। मोहिनी सारी महिलाओं से कह देती है कि थोड़ी दिन के बाद सबको लाल मिर्च के अचार मिल जाएंगे। इधर जादुई लाल मिर्च के अचार वाली बात अजय और जया को भी पता लग जाती है। जया विजय को बताती है कि उस दिन उसी ने लाल मिर्च के अचार में खतरनाक जड़ी बूटी मिलाई थी। मैं मोहिनी से माफी मांगना चाहती हूँ। दोनों अजय के घर आते हैं। भैया भाभी, आप लोग। अजय, हमें माफ कर दे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ अजय, मोहिनी, वो सब मेरी वजह से हुआ था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जया भाभी, हमें बड़ों की माफी नहीं, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। मोहिनी जया को गले लगा लेती है। दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। अब अजय और विजय का जादुई लाल मिर्च के अचार का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। शीला अपनी 2 बेटियों के साथ फूलपुर गांव में रहती थी। वो अपनी छोटी सी जमीन पर तरबूज की खेती करती थी। शीला के पति जवानी में ही चल बसे थे, जिसके बाद दोनों बेटियों को शीला ने तरबूज की खेती के सहारे पाला पोसा। शीला अपनी बड़ी बेटी सुमन का रिश्ता लेकर गांव के अमीर परिवार में जाती है, जहां लड़के की मां शीला से कहती है, तुम गरीब तरबूज वाली अपनी लड़की का रिश्ता लेकर मेरे घर चली आई। हमारे घर में शादी करने की औकात भी है तुम्हारी? बहन जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के मुताबिक दान दहेज दे सकूं। थोड़ा बहुत सोने का गहना भी मैंने सुमन और होने वाले दामाद के लिए ले रखा है। तूने कभी सोने के गहने देखे भी हैं? हमारे यहाँ लड़के की शादी हो या लड़की की, 50 तोला सोना हम लोग जरूर चढ़ाते हैं। 50 तोला सोना? बहन जी, मैं इतनी धनवान तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि मेरी बेटी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। वो अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। उसे घर के सारे काम आते हैं। घर का काम करने के लिए हमारे घर में नौकर चाकर हैं। हमें नौकरानी नहीं, बल्कि बहू चाहिए जो कि अच्छा खासा दान दहेज लेकर आए। आखिर हमें भी अपने समाज में मुंह दिखाना है भाई। आप भी किससे बहस कर रहे हैं? इनकी औकात तो नौकरानियों वाली ही है। चल जाए यहाँ से, हम तुझ जैसे गरीब के घर रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अनीता शीला की बेइज्जती करके उसे भगा देती है। शीला घर आ जाती है, लेकिन वो बहुत उदास थी। माँ, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? अनीता जी के घर तेरा रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन वो लोग 50 तोला सोने की मांग कर रहे हैं। माँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा रिश्ता लेकर कहीं मत जाना। मैं शादी नहीं करूंगी। तू शादी नहीं करेगी तो फिर कविता की शादी कैसे होगी? पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, तभी तो छोटी की होगी। माँ, मैं भी शादी नहीं करूंगी। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर हम शादी करके ससुराल चले गए तो बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा?
ऐसा नहीं होता है बेटी, शादी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गांव वाले मुझे ताना मार मार कर समय से पहले ही मार देंगे। शीला की बात बिल्कुल सच थी। गांव वाले अब उसे ताना मारने लगे थे। क्या बात है शीला बहन, जवान बेटी को घर में बिठाने का इरादा है क्या? दूसरों की शादी में जा जाकर खूब मालपुए खाए और जब अपनी बारी आई तो बेटियों की शादी नहीं करना चाहती। ना करेगी शादी और ना करना पड़ेगा खर्चा। अरे भाई, आजकल तो बेटियों की कमाई खाने का समय आ गया है। ना बेटियों की शादी करो, ना वे ससुराल जाएंगी। जिंदगी भर खेत में काम करके पैसे कमाएंगी और शीला चारपाई पर आराम करेगी। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मैं सुमन का रिश्ता लेकर अनीता जी के घर गई थी। उनका लड़का गौरव शहर से पढ़कर आया है ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कौवा चला हंस की बराबरी करने, मना तो करना ही था। कहाँ अनीता जी का परिवार और कहाँ तू? कम से कम अपनी हैसियत तो देख लेती। तू वर्मा जी से बात क्यों नहीं करती? उनका बेटा अजय भी शादी के लायक हो गया है, लेकिन अजय तो लंगड़ा है। तो तेरी बेटी को कौन राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा? वर्मा जी ने कहा है कि वो अजय की शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लेंगे। शीला मन ही मन सोचती है कि जिस तरह पति के ना होने पर उसने सारी जिंदगी खेत में काम किया, उसी तरह उसकी बेटी सुमन भी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करती रहेगी। क्योंकि अजय एक पैर से लंगड़ा है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगी जो उसे कमा कर ना खिला पाए। किस सोच में पड़ गई माँ? कुछ नहीं सुमन, मैं खेत पर जा रही हूँ। तरबूज के पेड़ों के आसपास सफाई करनी है। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे माँ। तीनों तरबूज के खेत पर जाने के लिए घर से निकलती हैं। रास्ते में उसकी पड़ोसन रेखा मिलती है। कहाँ चल दी शीला अपनी जवान बेटियों को लेकर? हम तीनों तरबूज के खेत पर जा रहे हैं। तुम्हारे खेत में उंगलियों पर गिनकर 3 ही पेड़ है, उसकी इतनी खातिरदारी की तुम तीनों खेत पर जा रही हो। चाहे 3 पेड़ हो या 4, हम उन पेड़ों की सेवा नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? वो तरबूज के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, मेरे पति की निशानी है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे पति ने उन पेड़ों को लगाया था। तुम्हारे पति की निशानी तो तुम्हारी दोनों बेटियां भी हैं, इनका कब उद्धार करोगी? तुम चिंता क्यों करती हो रेखा बहन? मेरी बेटियां किसी से रोटी तो मांगने नहीं जा रही। शीला का उल्टा जवाब सुनकर रेखा को गुस्सा आ जाता है। वो शीला से बदला लेने की ठान लेती है। वो पूरे गांव में अफवाह फैला देती है कि शीला की दोनों बेटियों का चरित्र अच्छा नहीं है, जिस कारण पंचायत बुलाई जाती है और शीला को उसकी दोनों बेटियों के साथ गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। शीला के घर में मातम छाया हुआ है। माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, लेकिन हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले हमें मार डालेंगे। सुमन सारा सामान पैक कर लेती है। मेरी बेटियों, मैं ये गांव छोड़कर चली भी गई तो मेरा दिल यहीं रहेगा, मेरे तरबूज के पेड़ों के पास। आखिर वो तरबूज के पेड़ मेरे पति की आखिरी निशानी है। चलो माँ, हम अपने तरबूज के पेड़ों से मिलकर आते हैं। तीनों अपने खेत पर जाती हैं और तरबूज के पेड़ से लिपटकर रोने लगती हैं। तभी तरबूज के पेड़ से आवाज आती है। मत रो शीला बहन। कौन? ये किसकी आवाज है? मैं हूं तुम्हारा तरबूज का पेड़। जिस तरबूज के पेड़ को तुम गले लगाकर रो रही हो, मैं वही बोल रहा हूं। लेकिन तुम कैसे बोल सकते हो? शीला, तुमने और तुम्हारी दोनों बेटियों ने हमारी बहुत सेवा की है, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। इसलिए हम तीनों ने तुम तीनों की मदद करने की ठानी है। हम तीनों पेड़ तुम लोगों के साथ चलेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें गांव से बाहर स्थित जंगल में एक सुरक्षित जगह के बारे में पता है। हम सभी वहीं जाएंगे, लेकिन रात होने दो। दिन के उजाले में किसी ने हमें चलते हुए देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। शीला अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आ जाती है। वो तीनों रात होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन गांव वाले उन्हें उसी वक्त निकालने के लिए वहां आ जाते हैं। ए शीला, बाहर निकल, जल्दी से गांव खाली कर, हाँ? नहीं तो हम तुम तीनों को खदेड़ कर गांव से बाहर निकालेंगे। हाँ मुखिया जी, शाम हो गई है, बस थोड़ी देर के बाद हम तीनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हमें 2 घंटे की मोहलत और दे दीजिए। अगर 2 घंटे में तूने गांव खाली नहीं किया तो देख लेना। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि 2 घंटे बाद आप लोगों को हम तीनों की शक्ल यहाँ दिखाई नहीं देगी। हाँ, ठीक है। सभी लोग चले जाते हैं।
शीला, सुमन और कविता रात होने का इंतजार करने लगती हैं। 2 घंटे के बाद रात हो जाती है। सारे ग्रामीण अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी वो तीनों खेत पर आ जाती हैं। पेड़ भैया, हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तुम तीनों हमारी डाल पर बैठ जाओ। शीला, सुमन और कविता एक एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। तभी पेड़ चलने लगते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं, जहां एक सुरक्षित जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों पेड़ से नीचे उतर जाती हैं। शीला बहन, तुम तीनों अब यहीं रहोगी। हम तीनों तरबूज के पेड़ तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल सुबह तुम्हें कुछ उपहार भी मिलेगा। तरबूज के तीनों पेड़ हंसने लगते हैं। शीला और उसकी दोनों बेटियां एक एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो जाती हैं। दूसरे दिन पेड़ से फल गिरने की आवाज से तीनों की नींद खुलती है। धप धप धप। लगता है पेड़ से तरबूज गिर रहा है। तरबूज खाकर हम अपने काम पर लग जाते हैं। सुमन और कविता, हमें आज अपने लिए एक झोपड़ी भी बनानी है। ठीक है माँ। लेकिन जैसे ही तीनों अपने अपने पेड़ के नीचे गिरे तरबूज को उठाती हैं, तो वो तरबूज सोने की तरह चमक रहा था और बहुत भारी भी था। माँ, ये तो सोने का तरबूज है। हाँ बेटी, मुझे भी सोने का तरबूज मिला है। मुझे भी सोने का तरबूज मिला है। शीला बहन, मैंने कहा था ना कि सुबह तुम लोगों को उपहार मिलेगा। यही है वो उपहार। सोने का तरबूज? हाँ, सोने का तरबूज। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दरअसल हम लोग जादुई पेड़ हैं। हम सोने का तरबूज पैदा कर सकते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि जिस दिन तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, हम अपने अपने सोने का तरबूज का फल तुम्हें देंगे और तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ शीला, हम तीनों पेड़ हर महीने एक सोने का तरबूज का फल देंगे। उसके बाद पूरे महीने साधारण फल देंगे। शीला और उसकी बेटियां सोने का तरबूज पाकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो तीनों शहर जाती हैं और सोने के तरबूज को बेचकर घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और दूसरा सामान खरीद लाती हैं। शीला कुछ मजदूरों को बुलाकर एक बड़ा सा आलीशान घर बनवाती है। तरबूज के पेड़ हर महीने एक सोने का तरबूज देते और बाकी के पूरे महीने साधारण तरबूज का फल देते, जिसे शीला और उसकी दोनों बेटियां शहर ले जाकर बेच देती। इस तरह हर महीने 3 सोने का तरबूज पाकर वे तीनों अमीर हो जाती हैं। शीला की अमीरी के चर्चे गांव में होने लगते हैं। एक दिन अनीता देवी अपने बेटे गौरव का रिश्ता लेकर शीला के घर आती हैं। नहीं बहन जी, मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। क्यों बहन जी? मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी का सपना देखने से पहले अपनी हैसियत तो देख लिया होता। कहाँ मैं और कहाँ आपका परिवार। अनीता समझ जाती है। वो गांव वापस चली जाती है। मुखिया और ग्रामीण शीला को मनाकर गांव वापस चलने के लिए कहते हैं। मुखिया जी, अब हम लोग यहीं रहेंगे। आप लोगों को कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। मैं गरीबों को दान देने से पीछे नहीं हट। शीला अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां कोई उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। शीला ने अपनी दोनों बेटियों की शादी शहर में अमीर घरों में कर दी। शीला की बेटियां हर महीने उससे मिलने आती और तीनों तरबूज के पेड़ों की देखभाल करती।